1857 की लड़ाई के बाद से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को टारगेट किया। उनको लगा कि 1857 की जो क्रांति है इसकी लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में थी, ये उसके लिए जिम्मेदार हैं, ये हमारे विरोधी हैं, इसके लिए उन्होंने एक टारगेट किया। और उसके बाद जो आज लोगों की मेमोरी में है, कई अच्छे स्कॉलर इस बात को कहते हैं कि मुसलमानों ने 3 गलतियां की, एक पार्टीशन, दूसरा शाहबानो, तीसरा बाबरी मस्जिद के समय ये। पर वो जब पार्टीशन की भी बात करते हैं, उसको मुसलमानों से जोड़ते हैं, मैं थोड़ा उससे विरोध करता हूँ, क्योंकि पार्टीशन के लिए मुसलमानों को जब जिम्मेदार ठहराया जाता है तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को सामने रखा जाता है। पर मैंने जब थोड़ा सा गहराई में अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि मुसलमानों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग में नहीं है। तो ज़्यादा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय आंदोलन के साथ था। और मैं चाहूँगा कि आप में से कई लोग अल्लाह बख्श के बारे में पढ़िए। अल्लाह बख्श कौन थे? थोड़ा सा बता दूं कि वो सिंध के प्रीमियर थे उस समय। और 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग पार्टीशन पाकिस्तान की मांग की, तो अल्लाह बख्श ने 3 महीने के अंदर दिल्ली में नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें 50,000 लोग, उसमें 5,000 खवातीन, ये उसके साथ उन्होंने, और उसका मेन प्रस्ताव था कि हम मुसलमान पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं। तो ये बात उस दिन में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये मुसलमानों की गलती हुई है। तो पहली बात तो ये मुसलमानों की गलती नहीं है, पार्टीशन के पीछे कुछ और कारण है। वास्तव में देखा जाए तो मुस्लिम समाज के अंदर रिफॉर्म ये बहुत चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग काम है। जब समाज डरा हुआ नहीं होता तो भी सुधार की बात मुश्किल होती है। और पिछले 50-60 साल में, 70 साल में जिस चीज़ों का हमने अध्ययन किया है, सांप्रदायिक दंगों का, उसके बाद फिर आपने देखा होगा वो सीरीज़ ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट 2006 से 2008 के बीच में, जिसमें करने वाला कोई और, पकड़े जाने वाला कोई और। तो ये सब चीज़ों के कारण जो मुस्लिम समाज के अंदर को एक काले रंग में प्रस्तुत करने की कोशिश की, खराब रंग में कोशिश करने की, उसके परिणाम स्वरूप समाज के अंदर भी जो तकियानुसी, पिछड़ेपन वाली ताकतें हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब हम जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म का मतलब तो एक बात होता है कि सेकुलरिज्म ज़्यादातर डेमोक्रेसी, लोकशाही के साथ चलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोकशाही होती है, उसी के साथ साथ डेमोक्रेसी आती है। और हमारी लोकशाही जो आई, जिस भी रूप में आई, उसमें एक तरफ तो पाकिस्तान के बनने के कारण, और दूसरी तरफ यहाँ जो सांप्रदायिक ताकत थी वो चुपचाप हाशिए में खड़े रहकर महीने में 30 दिन, साल में 12 महीने लगातार काम करती रही। तो इसलिए असगर अली साहब का मैं कई बार मजाक करता था, उनको तो अल्टरनेट नोबेल प्राइज़ मिला था, तो बधाई देते समय मैंने उनको मुबारकबाद पे ये भी कहा कि आपका हाल तो ये है कि मर्ज बढ़ता ही गया, जो दवा की हमने, आप जितना काम कर रहे हैं, एक तरफ आपका काम बहुत असरदार है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, पर उसी के साथ साथ समाज में सेकुलरिज्म पर अटैक उतना ही बढ़ रहा है। अब आज की हालत क्या बताऊं, तो आज जैसे एक चीज़ मैं ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि नेहरू ने एक बार जो सपना देखा था, भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन कर रहे थे, तो भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा ये जो बांध है, और उसमें मैं ऐड करता हूँ ब्रैकेट में, ये जो बांध है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, ये विज्ञान के जो प्रमोशन की जगह हैं, ये आधुनिक भारत के पूजा के स्थान हैं। These are the temples of modern India। 1980 के बाद मामला बदल गया, बोले हमारे पूजा के स्थान तो मस्जिदों के नीचे हैं। पहले बोले 1 मस्जिद दे दो, फिर बोले 3 मस्जिद दे दो तो मान जाएंगे। तो अभी तो बड़े बड़े आरएसएस के जो सर संघचालक को कहना पड़ गया भैया बस बंद करो। अब इसके बाद हम खुदाई का काम जो उनकी बड़ी कंपनी खड़ी की है, डिस्ट्रक्शन कंपनी, उसका काम उनको भी शायद लग रहा है कि इसको भी रोका जाना चाहिए। खैर उनके पीछे की जो मंशा है उसमें मैं नहीं जान सकता, पर मेरी समझ ये है कि इन सब चीज़ों के कारण मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का माहौल पैदा किया गया,
औरंगजेब को लेकर, मंदिर तोड़े जाने को लेकर, जबरदस्ती से मुसलमान बनाए जाने के आधार पे 4 बीवियाँ 20 बच्चे, और फिर वो जो आतंकवाद दुनिया में से आया तालिबान, वो सब मुसलमानों के माथे पर चिपका दिया गया। और इसका एक परिणाम जो होता है, खैर सभा यहाँ मुंब्रा में काम करती है, अभी मैं उनसे बात कर रहा था कि आप देखिए कि मुंब्रा कैसे बना। मुंब्रा 1992 के पहले वहाँ की पॉपुलेशन कोई ज़्यादा नहीं थी। ये इस फोन को क्या करें आप ये देखिए, मुंब्रा की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम थी, मेरे ख्याल से अभी वो 15 गुना बढ़ गई है। और दूसरी बात एक मुझे याद है कि अहमदाबाद के बाद जब रिलीफ का काम है, ये गुजरात के कत्लेआम के बाद जब रिलीफ का काम हुआ था, तो रिलीफ के काम में भी वो सांप्रदायिक लोग, मुस्लिम सांप्रदायिक लोग आगे थे। तो मेरे दिमाग में एक इम्प्रेशन रह गया, मैं कई कैंप्स में गया बाद में इस प्रकार की चर्चा के लिए, तो मैंने एक नोट किया कि वहाँ घर छोटे छोटे हैं और मस्जिदें बड़ी हैं। आलोचना मैं नहीं करना चाहता, पर फोकस जो है वो फोकस कंजर्वेटिव एलिमेंट्स, समाज में कंजर्वेटिव एलिमेंट जो बढ़ते हैं वो बाहर के डर के कारण ज़्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए ये जो आज हम काम कर रहे हैं पहले से मुश्किल है। एक आखिर में निजी एक्सपीरियंस बता दूँ, IIT में काम करता था और IIT में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे, मेरे बहुत अलग अलग रोल थे। तो एक एम्प्लॉय जो मुस्लिम था, उसकी बेटी मेरे बेटे के उम्र के आसपास की थी, और हमारा जो घर था वो स्कूल के रास्ते पर था, तो हम कोई छोड़ने नहीं जाते थे लड़कों को स्कूल, वहीं से टाटा बाय बाय कर देते थे। तो ये जो लड़की थी वो वहीं से जाती थी, और बाई चांस मैं डॉक्टर भी था, तो वहाँ से अंकल अंकल करके चलती थी, बराबर नॉर्मल स्कर्ट, ब्लाउज, पैंट, टी शर्ट ये सब करती थी। 2002 के गुजरात के कत्लेआम के बाद एक दिन मैंने उसको बैंक के सामने देखा और वो पूरे बुर्के में थी। मैं उसको पकड़ा भी, मैंने बोले क्या कर रही है तुम तो अभी तक नहीं पहनती थी। तो बोले अभी हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, और हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, बड़े बूढ़े और मौलाना कहते हैं कि हमको अपने दीन पे रहना चाहिए। और लगे हाथ ये भी बता दूं कि मेरी पत्नी के भी क्लिनिक है, उसके पास भी बहुत सारे मुस्लिम पेशेंट्स आते हैं। उसका भी यही ऑब्जर्वेशन है कि जब से पिछले 15-20 साल से ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। आखिर में दो बातें कि 1986 में मैं कश्मीर गया था एज ए टूरिस्ट, बुर्का मैंने वहाँ नहीं देखा था। अभी वहाँ जाके देखिए तो बुर्के का प्रचलन, यानी एक सवाल, हमारी चुनौती दुगनी है कि चुनौती दुगनी ऐसी है कि अगर समाज में हम बिना डर के रह रहे तो हम अपनी बातों को ज़्यादा मजबूती से प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो एक हमला बाहर से चल रहा है, और बाहर से जो चलने वाला हमला है वो बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि जिसकी सीमा, जिसका कोई वर्णन मैं यहाँ नहीं करना चाहता। पर बाहर का खतरे के साथ भी उनकी आक्रामक राजनीति में, उनकी राजनीति में एक मुद्दा और ऐड कर देते हैं, और वो ये ऐड करते हैं कि ये मुसलमान कितने दकियानुसी, कितने पिछड़े हैं। ये उनका चार्ज रहता है। तो जैसे वो हिजाब का मामला हो, कोई भी मामले में मुसलमानों के पिछड़ेपन को भी वो एक आर्गुमेंट बना के उन पे और अटैक कर देते हैं। और खैर मैं इस चीज़ में आज काफ़ी खुश हूँ कि यहाँ केवल पुरुष ही नहीं है, स्त्रियाँ भी बराबरी की संख्या में हैं, और बराबरी की संख्या में है इसका एक ही मतलब है कि हम मिलकर करेंगे तो ही हम समाज में आगे चल सकते हैं। और रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, और रिफॉर्म की ज़रूरत केवल इसलिए नहीं है कि हमको बाहर कुछ दिखाना है। रिफॉर्म की ज़रूरत हमारे अपने लिए है, हमारे अपने लिए है, जिससे हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छे से तरक्की कर सकें, पढ़ लिख सकें, और एक जो नॉर्मल लाइफ होती है, सामान्य जीवन होता है, उस लाइफ की तरफ जी सकें। उसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने दलितों के लिए किया, दलितों को खैर बाद में तो और कुछ हुआ, पर उन्होंने पूरे दलितों के आधार पे उनके जो अत्याचार थे उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। अब सवाल यह है कि जब हम अंदर के सुधार की बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर बाहर से जो अत्याचार हो रही है उसके बारे में भी आवाज़ उठाना पड़ेगा, और अंदर से हमारी जो गलतियाँ हैं। अब उसमें तीसरा मेरे ख्याल से फिर से मैं डॉक्टर असगर अली इंजीनियर को कोट करूँगा कि जो चीज़ें कई मौलाना अपोज करते हैं
कि ये चीज़ें हमारे कुरान के हिसाब से नहीं है, उसके बारे में आपके पास पूरा लिटरेचर उपलब्ध है जो डॉक्टर इंजीनियर ने किया हुआ है कि इस्लाम कितना प्रगतिशील है, इस्लाम जेंडर जस्टिस। आखिर के सालों में डॉक्टर इंजीनियर का मुख्य काम था स्त्रियों, इस्लाम में स्त्रियों के अधिकार, और वो उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि इस्लाम पहला धर्म है जो स्त्रियों को बराबरी के अधिकार देता है। और आज ये हालात है कि लोग निशाना उठाते हैं कि देखो मुस्लिम औरतें कितनी पिछड़ी हुई हैं, ये बुर्के में कैद है, ये दूसरी चीज़ों में कैद है। और एक मज़ाक की बात यह है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको मुसलमान औरतों के बारे में बड़ी चिंता है, हिंदू औरतों के बारे में चिंता हो ना हो, मुसलमान औरतों के बारे में बहुत चिंता है। और इसीलिए वो हाजी अली पे जावेद साहब ने मुझे बुलाया था, मैं आया था, तो हाजी अली पे तो चाहिए कि मुसलमान औरतें आएँ, पर सबरीमाला में है तो वहाँ हिंदू औरतें नहीं आ सकती, ये उनका कॉन्ट्रडिक्शन है। पर खैर उनका सवाल उनके साथ है। हम देखें हम अपने समाज में वो हालात कैसे पैदा कर सकते हैं कि नंबर 1 हम बिना डर के जी सकें, नंबर 2 जो एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र में रास्ता होता है, लोकतंत्र में रास्ता होता है। अब मुस्लिम पहचान तो है, पर मुस्लिम्स के अंदर भी जो कास्ट सिस्टम है, और इवन मुझे तो याद है कि डॉक्टर बंदूकवाला ने भी इसके बारे में, डॉक्टर जुसैर बंदूकवाला जिनकी अभी मृत्यु हो गई, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत अपनी बातों को रखने की कोशिश की। तो इस सुधार के साथ मुझे खुशी है कि देश के बहुत सारे भागों से लोग आए हैं, और एजुकेशन, स्त्रियों का डेवलपमेंट, उसके लिए तो बहुत नूरजहां और आपा जो काम करती हैं उसको तो बहुत सलाम करना पड़ेगा। पर ये सवाल एक ही है कि ये काम बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। हम उंगली तो उठा सकते हैं दूसरी तरफ, पर जब तक हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, हम कमिट नहीं होते। सवाल आज मैं केवल इतना इस बात पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ, हम सबको अपने से सवाल करना है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सुधार के लिए, सेक्युलरिज्म को मजबूती से ले जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल्लाह बख्श, ये लोग जिन्होंने इस प्रकार की आवाज़ों को खड़ा किया, उसकी आवाज़ को मजबूत करके एक अच्छा समाज बन के एक इंसानियत के रास्ते पे चलकर हम सबकी बेहतरी का काम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात ये कह दूँगा कि ये बहुत अच्छा एफर्ट है, मैं अपने आप को इससे बाहर नहीं मानता। मेरा जो भी धर्म हो या ना हो वो अलग आप समझ जाइए, पर एक मुस्लिम कौम भी मेरी है, हिंदू कौम भी मेरी है, सिख कौम भी मेरी है, ईसाई कौम भी मेरी है। उसके आधार पे मैं आपके साथ जितना अगर आपको मेरी मदद मिल सके मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसमें से बहुत अच्छा निकले। थैंक यू वेरी मच।